हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में। हम जानेंगे कि हमारे विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ और बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उसकी भी कार्य योजना हम तैयार करेंगे। तो समावेशन या समावेशी शब्द को समझने के लिए हमें पहले एक्सक्लूज़न यानी बहिष्कार के बारे में जानना होगा। एक्सक्लूज़न क्या है? बहिष्कार या अपवर्जन किसी को वंचित रखने का तरीका है बहिष्कार। बहिष्कार का आम बोलचाल में अर्थ है बाहर करना या मेलजोल बंद करना। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सक्लूज़न की, तो हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे बल्कि हम समूहों की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स को समझने के लिए सबसे पहला है जातिवादी समाज, फिर है ब्राह्मणवादी समाज, शिक्षा में अपवर्जन, व्यवसाय में अपवर्जन। जातिवाद समाज से यहाँ क्या अर्थ है? हम जानते हैं कि जातिवादी समाजों में आमतौर पर दलितों को मंदिरों से बाहर रखा गया या महिलाओं को वेद अध्ययन से बाहर रखा गया। ब्राह्मणवादी समाज की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि गैर ब्राह्मण पुरुषों को वेद अध्ययन से दूर रखा गया। लोगों को अपने पैतृक व्यवसाय अपनाने के अलावा कोई और व्यवसाय अपनाने से रोका गया। आज की स्तरीय शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो बहुत महंगी है। अगर हम शिक्षा में अपवर्जन की बात करें तो हम देखते हैं कि आज की स्तरीय शिक्षा महंगी है और ज़्यादातर गरीब लोग उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। वे एक तरह से स्तरीय शिक्षा से बहिष्कृत हैं। इस कारण सामान्यतः गरीब लोग जो हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या उस तरीके की शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं जो और लोग हासिल कर पा रहे हैं। या व्यवसाय में हम अपवर्जन देख सकते हैं। लेकिन लोग केवल निर्धनता के कारण ही नहीं बल्कि अपने लिंग, धर्म, निर्जातीयता, भाषा, जाति या डिसेबिलिटी की वजह से भी भेदभाव का सामना करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वह अलग या पृथक रखा जाता है। कुछ व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित रखा जाता है जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकता के अलावा और भी आवश्यकताएं हो सकती हैं, जैसे शिक्षा तक पहुंच, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा आदि। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें उस तरीके से ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती जो अन्य लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं। आगे चलते हैं। बहिष्कार के अंतर्गत आने वाले समूह। अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें कि कौन से लोग अब तक एक्सक्लूड रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि दलित वर्ग, आदिवासी समुदाय या जिन्हें हम जनजाति समूह कहते हैं वो, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक विषमता और बहिष्कार के शिकार रहे हैं। इस वीडियो में जो हम समावेशी शिक्षा की बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में। स्पेशली हम इसी के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि निःशक्त व्यक्ति केवल इसलिए अक्षम नहीं होते कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, लेकिन इसलिए वे बाधित होते हैं कि समाज कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारा कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। इसके अंतर्गत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त व्यक्ति आदि आते हैं। और हम पाते हैं कि अभी भी समाज में इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं इंक्लूजन की तरफ कि समावेशन क्या है। समावेशन का अर्थ है सभी वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समावेशन एक आधुनिक विचारधारा है। यदि हम देखें कि समावेशी शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ या फिर इसका प्रचलन कैसे बढ़ा, ये शब्द कैसे पॉपुलर हुआ, तो इसे समझने के लिए हम देख सकते हैं कि स्पेन में एक जगह है सलामंका, जहाँ पर यूनेस्को ने एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसका नाम था विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन, सुलभता और समता। ये सम्मेलन 1994 में हुआ था और यहीं पर एक बड़े स्तर पर समावेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया और यहीं से समावेशी यानी इंक्लूजन शब्द की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी प्रकार के बच्चे अपने पास के विद्यालय में एक साथ पढ़ सकें।
यहाँ पर मैंने सभी प्रकार के बच्चे लिखा है। इसका अर्थ है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, यानी विशेष होता है। हर बच्चे की अपनी एक आवश्यकता होती है। अगर हम इंक्लूज़न से पहले की बात करें तो इंटीग्रेशन की अवधारणा आई थी, जो इस बात पर आधारित थी कि निःशक्त बच्चों को विद्यालय के अंदर लाया जाए, परंतु उनकी कक्षाएं अलग थीं। लेकिन अगर इंक्लूज़न की हम बात करें तो इंक्लूज़न का अर्थ है कि सभी प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकें। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कि समावेशी शिक्षा के लिए कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, यानी समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे सामने कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो इनको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि एक विद्यालय के अंदर सभी बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि उनका भी विद्यालय है। समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी और बराबर की शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन हम पाते हैं कि विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को बराबर की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? तो अगर इसके पीछे अगर हम दो प्रमुख कारणों को देखें तो एक हमारे सामने चुनौती आ रही है, वो है दृष्टिकोण आधारित चुनौतियाँ, यानी एटीट्यूडनल बैरियर्स, और दूसरी आ रही हैं ढांचागत चुनौतियाँ, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस। सबसे पहले जानते हैं दृष्टिकोण आधारित चुनौतियों के बारे में, जिसमें हम 4 प्रकार की चुनौतियां देख सकते हैं। दृष्टिकोण आधारित चुनौतियों के सामने शिक्षक और शिक्षिका का रवैया, को करिकुलर गतिविधियों में शामिल न करना, नकारात्मक धारणा, जागरूकता में कमी। हम विद्यालय में देखते हैं कि विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये आती है कि समाज या विद्यालय जो है उनके प्रति जो दृष्टिकोण अपनाता है। जिन बच्चों के सामने सीमाएं हैं उन्हें पहले ही अयोग्य मान लिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विशेष सहायता देने के बजाय उनको सामान्य सहायता भी नहीं मिल पाती। यदि हम यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का रवैया देखें उनके प्रति, तो हम कह सकते हैं कि कई बार शिक्षक और शिक्षिका स्पेशल एजुकेटर पर निर्भर हो जाते हैं कि वही बच्चों को देखें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्पेशल एजुकेटर के पास कई बार भेज देते हैं अपनी क्लास में, उन्हें पूरी तरह से शामिल नहीं करते। लेकिन हम ये जानते हैं कि स्पेशल एजुकेटर जो है वो रिसोर्स पर्सन की तरह काम करता है, वो उनका फुल टाइम टीचर नहीं होता। वो एक रिसोर्स पर्सन की तरह काम करेगा और उसका काम होगा कि वो उसी कक्षा में जिसमें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे को वो मैनेज करे, उसको असिस्टेंट की तरह काम करे, ना कि उसका फुल टाइम टीचर का रोल अदा करे। अगर हम को करिकुलर एक्टिविटी की बात करें तो विद्यालय में हम देखते हैं कि डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, क्लब एक्टिविटीज़ आदि में बच्चों को, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अवसर ही नहीं दिया जाता। इस तरह की प्रतियोगिताओं और गतिविधियों को लेकर पहले ही मान लिया जाता है कि वे तो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, जबकि यदि PWD बच्चों को अवसर दिए जाएंगे तो इससे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास होगा, उनमें खुद में परिवर्तन आएगा, उनके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन उन्हें यह अवसर दिया ही नहीं जाता। उनके बारे में पहले ही नकारात्मक धारणा बना ली जाती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि PWD बच्चों को लेकर जागरूकता में कमी भी होती है। दूसरी प्रकार की जो चुनौती है वो है ढांचागत चुनौती, जिसमें ढांचागत बाधाएं वह बाधाएं होती हैं जिनके अंदर वो सभी भौतिक परिस्थितियां आ जाती हैं जो सभी प्रकार के बच्चों की पहुंच सुनिश्चित नहीं करती। आइए इन चुनौतियों को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला है एंट्रेंस गेट का सुगम ना होना, कक्षा तक जाने के लिए सुगम पथ का ना होना, सुगम कक्षाएं ना होना, कक्षा से शौचालय तक जाने के लिए सुगम पथ का ना होना, सुगम शौचालय का अभाव, इनेबलिंग यूनिट का ना होना, समावेशी शिक्षण गतिविधियां और विधियों का अभाव, ब्रेल डिस्प्ले का अभाव, पुस्तकालय का सुगम न होना आदि। अब हम जानते हैं कि एक समावेशी विद्यालय की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो। इसके लिए उनकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षमता या संस्कृति के आधार पर भेदभाव ना हो। अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, इन व्यवस्था की जाए जिससे वे सभी के समान बराबर की शिक्षा ग्रहण कर सकें। और अगर हम स्कूल में समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ पठन पाठन से मतलब नहीं है, बल्कि विद्यालय के भीतर होने वाली वो सभी गतिविधियाँ सभी बच्चों के लिए अनुकूल होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय को हम किस तरीके से समावेशी बना सकते हैं, इनको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले है एक्सेसिबल एंट्रेंस गेट। इसका अर्थ है
कि सबसे पहले विद्यालय का जो प्रवेश द्वार है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। यदि प्रवेश ग्राउंड फ्लोर पर है तो सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि सीढ़ियां हैं तो रैंप भी बने हो। इस प्रकार व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्री भी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है कक्षा तक जाने के लिए सुगम पथ, यानी कक्षाओं तक जाने के लिए सुगम पथ बने हों। स्पर्श पथ हम उन्हें कह सकते हैं या टैक्टाइल पाथ हम कहते हैं, जिससे सभी प्रकार के बच्चों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। सुगम कक्षाएं यानी एक्सेसिबल क्लासरूम्स। कक्षाओं के भीतर इतना पर्याप्त स्थान या स्पेस हम कह सकते हैं होना चाहिए जिससे व्हील चेयर आसानी से जा सके, घूम सके, तथा दृष्टिबाधित बच्चे अगर क्लास में हैं तो उनको भी आसानी हो। यदि शिक्षक या शिक्षिका दृष्टिबाधित है तो वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके और सबसे आगे बैठने वाले बच्चे से लेकर पीछे बैठने वाले बच्चे तक आसानी से पहुंच सके। इस तरीके का हमारा क्लास एक्सेसिबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा से शौचालय तक जाने के लिए सुगम पथ, यानी जो हमारा क्लासरूम है उससे टॉयलेट तक जाने के लिए टैक्टाइल पाथ होना चाहिए। न सिर्फ शौचालय होना चाहिए विद्यालय के अंदर, बल्कि उसको एक्सेसिबल भी होना चाहिए जिससे सभी प्रकार के बच्चे खुद से उन शौचालय का प्रयोग कर सकें। विद्यालय के अंदर इनेबलिंग यूनिट की स्थापना होनी चाहिए। विद्यालय के अंदर इनेबलिंग यूनिट की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या श्रवण बाधित बच्चे हैं या अन्य प्रकार के विद्यार्थी हैं, उनको सहायक पाठ्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसलिए विद्यालय के अंदर इनेबलिंग यूनिट की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स का उपयोग जो है वो क्लासरूम में होना चाहिए। जैसे कक्षा में जो भी प्रयोग करने वाली शिक्षण विधियां हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी छात्र छात्राएं बराबर शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसे यदि कक्षा में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा ना हो कि टीचर जो है वो बोर्ड पर लिखता ही रहे। बच्चों को रिकॉर्ड करने की अनुमति देनी चाहिए, उन्हें छूट देनी चाहिए जिससे वो क्लास में जो लेक्चर्स है वो रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि वो नोट्स नहीं बना सकते और ब्रेल नोट्स बहुत तेज़ी से बनाना कई बार संभव नहीं होता। ये भी हम कह सकते हैं कि बोल बोल कर पढ़ाए टीचर, सिर्फ लिखता ना रहे। अगर हियरिंग वाले बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं तो उनके लिए विजुअल्स का प्रयोग किया जाए। यदि वे लिप रीडिंग से पढ़ सकते हैं तो टीचर धीरे धीरे और आराम से स्पष्ट भाषा का प्रयोग करे। यदि क्लास में मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं तो कक्षा में अट्रैक्टिव प्ले कार्ड्स का प्रयोग किया जाए, अच्छे अच्छे डिस्प्ले का यूज़ किया जाए जिससे बच्चे फोकस कर सकें। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो भी फोकस कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेल डिस्प्ले और बोर्ड लगाना। ब्रेल नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले का प्रयोग करने से हमें जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो बहुत जल्दी सभी तक पहुंच सकती हैं, या उन बच्चों तक पहुंच सकती हैं जो तुरंत नोटिस को पढ़ नहीं सकते या दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं कई बार कि कौन सी आवश्यक सूचनाएं आई हैं। तो इस तरह से सभी आवश्यक सूचनाएं और तथ्य सभी प्रकार के बच्चों तक पहुँच सके, इसलिए ब्रेल डिस्प्ले और नोटिस बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद आता है लाइब्रेरी। पुस्तकालय को सुगम बनाना, यानी लाइब्रेरी को एक्सेसिबल बनाना जिससे सभी प्रकार के बच्चों के लिए पठन सामग्री उपलब्ध हो। खेल कूद के मैदान एवं गतिविधियां ऐसी हों जिसमें सभी प्रकार के बच्चे भाग ले सकें। विद्यालय में ऐसे भी खेलकूद करवाए जाने चाहिए जिसमें और भी जो बाधित बच्चे हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। म्यूज़िकल चेयर्स, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि म्यूज़िकल चेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। इस तरह की गेम्स भी करवाए जाने चाहिए। बाकी और भी खेल कूद की एक्टिविटी है जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति, एक या उससे ज़्यादा विशेष शिक्षक या शिक्षिका की नियुक्ति हो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रिसोर्स पर्सन की तरह काम करें। काउंसलर की नियुक्ति, विद्यालय में काउंसलर की भी नियुक्ति हो जिससे बच्चों को समय समय पर नैदानिक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एडोलसेंस एज में अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड बच्चा है, हम जानते हैं कि बच्चे को उस तरीके से गाइडेंस नहीं मिल सकती है जैसा एक काउंसलर कर सकता है। तो बच्चे को गाइड करने के लिए जो आवश्यकता है, एडोलसेंस एज में मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए काउंसलर होने चाहिए और अन्य बच्चों के लिए भी काउंसलर होने चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी पाठ्यचर्या का निर्माण। एक समावेशी पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए।
समावेशी पाठ्यचर्या या फिर एग्ज़ाम से मेरा ये मतलब है कि प्रश्न पत्र में ऐसे सवाल पूछे जाएं जो सभी बच्चे हल कर सकें, सभी प्रकार के बच्चे उसको सॉल्व कर सकें। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं तो उनको चित्र वाले सवाल देंगे तो उनके लिए वो कठिन हो सकता है, तो उसके लिए हमें विकल्प देने चाहिए उन बच्चों को कि वो भी आत्मनिर्भर होकर जवाब दे सकें। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाए, जैसे मैंने पहले म्यूज़िकल चेयर्स का एग्जाम्पल दिया था, तो अन्य भी इंटरेस्टिंग गेम्स कराए जाएं जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी खेल सकते हैं, वो कराए जाएं। नृत्य, कला, संगीत आदि में भी सभी बच्चों को बराबर का चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव असेसमेंट मेथड, यानी टीचर जो है वो छात्र छात्राओं का आकलन करने के लिए ऐसी विधियां अपनाए जो सभी बच्चों को बराबर अवसर देती हो। जैसे अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है और वो ऑडियो में असाइनमेंट देना चाहता है तो टीचर को उसकी छूट देनी चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर होकर अपनी भाषा में अपनी बात कहेगा या कहेगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग असिस्टिव डिवाइसेस, यानी बच्चों की डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल सहायक उपकरण प्रदान किए जाएं। जैसे विद्यालय के अंदर अगर किसी बच्चे को व्हील चेयर की ज़रूरत है तो उसे व्हील चेयर दिया जाए, अगर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो उसे हियरिंग डिवाइसेस दिए जाएं, या विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उनके लिए जो भी असिस्टेड डिवाइसेस होते हैं या ब्रेल में लिखने के लिए उनके लिए जो उपकरण होते हैं वो विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराए, जिससे वो आत्मनिर्भर होकर अपनी कक्षा में स्वयं से नोट्स बना सकें और उनकी सहायता हो सके। इस तरीके से हमने देखा कि हम कौन कौन सी कार्य योजना अपना सकते हैं किसी विद्यालय को समावेशी बनाने के लिए। अगर आपके पास भी कुछ और सुझाव हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन कौन से आयाम हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच, दूसरा है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, तीसरा है कॉम्पिटेंस या प्रतिभागिता, और अचीवमेंट या उपलब्धि। इन चारों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक शिक्षा व्यवस्था के भीतर सभी बच्चों की पहुंच है या नहीं, या सभी बच्चों को स्वीकारा गया है या नहीं, या सभी बच्चों को प्रतिभागिता के लिए समान अवसर मिलता है या नहीं, या सभी बच्चों को उपलब्धि के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है या नहीं। अगर ये सभी आयाम सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे तो हम कह सकते हैं कि यह विद्यालय एक समावेशी शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। अंत में मैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहना चाहूँगी कि भिन्नताएं विविधताओं को जन्म देती हैं और एकजुटता विविधता को संरक्षित करती है। विद्यालय में समावेशन लाने के लिए विद्यालय के ढांचे में परिवर्तन लाकर उसे सुगम बनाना और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना दोनों ही आवश्यक है। यदि विद्यालय का समावेशीकरण होगा तो बच्चों के नामांकन भी बढ़ेंगे। आप अक्सर ये सुनते होंगे कि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ी है क्योंकि उनके विद्यालय में शौचालय नहीं था। तो ऐसे में विद्यालय में न केवल एक स्वच्छ शौचालय होना चाहिए बल्कि एक सुगम शौचालय भी होना चाहिए, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी गरिमा से विद्यालय जा सकें। यह प्रश्न तो गरिमा से जुड़ा हुआ है ना। एक समावेशी शिक्षा के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा हमें कि हमारे समाज में विभिन्नताएं हैं, ये स्वीकार करना होगा। हर छात्र की अलग अलग सीखने की क्षमता है, हमें ये भी स्वीकार करना होगा। और हमें सभी को अवसर देना होगा, जिन्हें विशेष आवश्यकता है उनको अतिरिक्त और विशेष व्यवस्था भी उनके लिए हमें करनी होगी। बाकी आपके भी जो भी सुझाव हैं आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समावेशी शिक्षा के लिए या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, योजनाएं और राष्ट्रीय नीतियाँ, योजनाएं और अधिनियम लाए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।